हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित का 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हो कि अगला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी प्रकार का है, जो कि बोर्ड पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। ठीक ना, यहाँ पे दोनों का मान दे रखा है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से इन दोनों इक्वेशन को हल करना है और हल करके x और y का मान निकालना है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है। और सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो जितना मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस को आप सभी को ध्यान से समझना है और बोर्ड के पेपर में, ठीक ना, और अब की बार 90% पार करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। उसके पहले वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। और मैं बताऊंगा कि अगर आप इसका PDF लिंक भी पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आइए समझते हैं, एकदम स्टेप से समझेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम अंकों में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ध्यान से खाली समझना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को कि हम मान लेंगे इसके उल्टा, ठीक ना। हम क्या करते हैं, इसके उल्टा मान लेते हैं कि मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। और सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसे हम p/q के रूप में आसानी से विभक्त कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके उल्टा मानेंगे। इसका हम उल्टा मानेंगे क्या, कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे उल्टा मान रहे हैं, ठीक ना। बस खाली आप सभी को ध्यान से समझना है। हम यहाँ पे इसके उल्टा मान लेंगे और बताएंगे क्यों इसका हम उल्टा मान रहे हैं, ठीक ना। कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में आसानी से विभक्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 जो होगा हमारा p/q या a/b के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक ना। इसे हम a/b के रूप में हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे a और b क्या है, तो a और b यहाँ पे दो अलग अलग पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात जो हमारा a और b है, a और b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ध्यान से समझना, a और b पूर्णांक है। और जहाँ पे एक और कंडीशन होती है जो कि b डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक ना। ये कंडीशन हमेशा आप सभी को याद रखना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे, ठीक ना। जब यहाँ पे a और b पूर्णांक है तो इसका कहने का सेंस ये है कि कम से कम इसके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि यदि a और b में, यदि a और b में एक के अतिरिक्त यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो,
ठीक, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देकर ए और बी को सह अभाज्य बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सह अभाज्य बना सकते हैं। अब यहाँ पे समझो कि सह अभाज्य कहने का सेंस क्या है, ठीक ना। तो सह अभाज्य कहने का सेंस ये है कि उसका कम से कम एक अलग गुणनखंड होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। √5 = 1/a/b है, तो इसी को हम एक अलग फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। देखो लिख सकते हैं कि b √5 = a लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक ना। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का वर्ग करोगे तो b² और √5 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5b² बराबर हो जाएगा क्या, a²। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये समझो कि देखो सेंस कहने यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर a² है जो कि कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो रहा है किससे, b से। तो यहाँ पे देखो समझो बात को कि अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करके 5b² बराबर a² कर दिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे a² जो होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे a² 5 से विभाजित है, क्या है, 5 से विभाजित मतलब कट रहा है। अगर मान लो कि किसी भी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रही है तो उस संख्या खुद भी उस संख्या से कटेगी, यही प्रमेय 1.3 बोलता भी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5a से भी विभाजित होगा, 5 भी क्या होगा, a से क्या होगा, विभाजित होगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब 5 क्या हो जाएगा, a से विभाजित होगा, तो हम इसको अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अतः a बराबर 5c। अब c क्या है, यहाँ पे एक अलग मैं यहाँ पे पूर्णांक ले रहा हूँ, जहाँ पे c क्या है, एक अलग पूर्णांक है, कोई पूर्णांक 1 2 3 4 5 आप मान सकते हो, ठीक। इतनी चीज़ें अब हम इसी फॉर्म में इसी क्रम में लिख सकते हैं कि a के इस मान को, किस मान को, 5c के मान को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। अब a बराबर 5c आप इसमें रखो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5c² बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ग कर दो, तो हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25c² बराबर, अब यहाँ पे देखो कितना है 5b², क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख दो 5b²। तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि b² बराबर 5c²। इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो कि अब यहाँ से भी क्या होगा, b क्या होगा, c से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका अर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका अर्थ ये है कि b² जो होगा 5 से विभाजित होगा, विभाजित हो भी रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक ना। जब विभाजित हो रहा है तो इसलिए b भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा।
अब यहाँ पे देखो ए भी विभाजित हो गया और बी भी विभाजित हो गया, तो इसका ए और बी के कम से कम एक उभयनिष्ठ यहाँ पे क्या आ गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अब देखो यहाँ पे 5 आ गया, हमने क्या माना था, परंतु हम इस तथ्य का हमें विरोधाभास होता है कि ए और बी का कम से कम गुणनखंड एक आना चाहिए, और यहाँ पे 5 आ गया। तो कहीं ना कहीं जो भी हम चीज़ माने हैं कि जो 5 है, हमारा करड़ी में 5 है, एक परिमेय संख्या है, कहीं ना कहीं इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु, यहाँ पे लिखेंगे परंतु इससे, यहाँ पे लिख देंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य हैं। क्या है, सहअभाज्य हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः जो भी हम कल्पना किए हैं वो हमारी कल्पना गलत है, और यहाँ पे लिखेंगे, इतनी चीज़ें लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि, यहाँ पे लिख देंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेंस प्रूफ लिख देंगे। ठीक, इतना स्टेप आप सभी को करना पड़ेगा बोर्ड के पेपर में। जब आप इतना स्टेप कर लोगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक, अब चलो हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक ना, तो आइए भाग देते हैं। gx से भाग देना है px में, तो px का वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हो कि x³ -3x² + 5x -3 दे रखा है, और gx का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है x² -2। तो हमें डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है x - 2, x² -2 से डिवाइड करना है। किस में, जो भी हमारे ये बहुपद अगला दे रहा है उसमें, x³ -3x² + 5x -3। और डिवाइड करने का रूल सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखो x² है, हमको लाना है कितना, x³ लाना है, तो हम कितना बार लेके जाएंगे, x बार लेकर के जाएंगे। कितना बार, x बार। तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और x से दोनों पदों में गुणा करेंगे। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, x³। अब x में -2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -2x। तो हम एक पद वाले को एक साथ में लिखते हैं, तो -2x को यहाँ पे लिखेंगे -2x। ठीक, अब सभी लोग को पता है कि ये आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ये माइनस, और ये माइनस का चिन्ह होकर प्लस हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटा देंगे ये, और ये आपस में कट जाएगा, ये ऊपर से कॉपी हो जाएगा -3x²। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 7x। ठीक, प्लस 7x -3। अब यहाँ पे कितना बार लेके जाएंगे, तो -3 बार। ठीक, चूँकि हमारे पास यहाँ पे x² पहले से मौजूद है, तो कितना हो जाएगा, -3x²। अब देखो ये
माइनस माइनस प्लस होकर 6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 6। और ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, कितना माइनस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना 7x, यानी 7x माइनस 9। तो हमें पता क्या करना था, भागफल। तो ये आपका क्या होता है भागफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भागफल। बोर्ड के पेपर में आप सभी को इसी प्रकार लिखना है, भागफल हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे देखो जो अंत में बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल। शेषफल हमारा हो जाएगा 7x माइनस 9। तो अगर आप इस प्रकार अगर बोर्ड के पेपर में करते हो तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। अब आओ अगला क्वेश्चन समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, देखो यहाँ पे एक रेखीय समीकरण दे रखा है, बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। आओ हल करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसमें होता क्या है कि हम किसी न किसी एक समीकरण को हम मान लेंगे। यहाँ पे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से हम करेंगे क्या, x बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई, लिख सकते हैं ना। अब इसी का मान हम लिखेंगे, इसका मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने का सेंस ये होता है कि इसका मान इस इक्वेशन में पुट कर देना है, रख देना है। तो अब x बराबर यहाँ पर रख दो 4 प्लस वाई। अब पहले से y मौजूद है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे देखो होता कैसे है कि अब देखो 4 और ये y कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14, ठीक। अब चर को एक साथ और अचर को एक साथ भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दोगे तो y बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक। अब रख दो, y का मान क्या है 5 है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 14 माइनस 5, ठीक। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आप देख लिए कि y का मान 5 निकाल लिए और x का मान 9 निकाल लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हल करना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर 5वां को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आप सभी को देखने को मिलेंगे कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। किस विधि का प्रयोग करना है, गुणनखंड विधि का। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो किसका हमें खंड करना है 3x का। तो इस तरीके से खंड करना होता है कि गुणा करके
10 लाना है और जोड़ के या घटा के आप सभी को 3 लाना है। तो देखो 3 लिखने का तरीका, x² माइनस 5x और यहाँ पे प्लस अगर मैं कर दूँ 2x, तो देखो 5 में से 2 गया, 3x आ जाएगा और 5 दूना का 10 आ जाएगा, -10 बराबर 0। अब यहाँ से कामन हम सबको करना है, कामन कर लो। यहाँ पे x कामन करोगे तो बचेगा कितना, x - 5। इसी प्रकार इसमें हम 2 कामन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, x - 5 = 0। अब दोनों में कामन क्या है, x - 5, x - 5 को 1 में लिख लो और जो बचा x + 2 1 में लिख लो बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास x के 2 मान आएंगे। हम सबसे पहले x + 5 वाले को 0 करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा x बराबर -5। इसी प्रकार पुनः हम क्या करेंगे, x + 2 बराबर एक बार 0 करेंगे तो हमारे पास x के एक और मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, x बराबर -2। तो x के कितने मान आए, एक -5, एक कितना आ गया, -5 नहीं आएगा, x ये -5 है ना तो x ये +5 आ जाएगा, सॉरी, ठीक ना। और x का अगला मान कितना आ जाएगा, -2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना पहली संख्या हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है। अब ये बताओ कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हम मानेंगे, कितना मान सकते हैं बताओ, कॉमन सेंस यूज करो आप सभी लोग। अगर देखो 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है और उसमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 में से x घटा दो, दूसरी संख्या आ जाएगी 27 - x हो जाएगी। ठीक, अब देखो दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल गुणा करवा दो आपस में, x × 27 - x बराबर 182 गुणा करवाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x - x² बराबर 182। अब देखो इसको इधर ला दो तो कितना हो जाएगा, 27x - x² -182 बराबर 0। अब माइनस से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 27x, ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर दो, कितना हो जाएगा, x² गुणा करके 182 लाना है, जोड़ घटा के कितना लाना है, 27। तो x² - 13x - 14x प्लस 182 बराबर 0। ठीक, 13 और 14 जोड़ दोगे तो 27 आ जाएगा और 13 और 14 गुणनफल 182 होता ही है, ठीक ना। अब कामन कर लो, एक में हो जाएगा x - 13 कामन और दूसरा का में हो जाएगा x - 14 कामन बराबर 0। अब x के यहाँ से 2 मान आएंगे, x - 13 बराबर 0 करोगे तो x बराबर यहाँ से 13 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे x - 14 बराबर 0 करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 14। तो 2 संख्याएं आ गई, एक 13 आ गई, एक दूसरे का 14 आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।